हेलो गाइस। तो से पीएचपी के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने ऑपरेटर्स को समझा था। ठीक है। तो इन ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सब करके देखे थे। ठीक है। आज हम समझने वाले हैं कांस्टेंट, क्योंकि पीएचपी के अंदर और सभी लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कांस्टेंट एक तरह से वेरिएबल का टाइप है। ठीक है। कि यहाँ एक वेरिएबल की तरह से काम करता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि इसमें आप दोबारा किसी चीज को किसी वैल्यू को दोबारा असाइन नहीं कर सकते हो या ओवरराइडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हम समझते हैं कि कांस्टेंट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है या किस तरीके से बनाया जाता है। तो कांस्टेंट हम दो तरीके से बना सकते हैं बेसिकली। तो कांस्टेंट बनाने के लिए सबसे पहले प्री डिफाइंड फंक्शन दिया गया है। उसके अंदर हमें हमारे वेरिएबल का नाम लिखना होता है और उसकी वैल्यू असाइन करना होती है। ठीक है। और फिर हम उसको कॉल करते हैं। तो सीधा सा फंडा होता है कि जैसे कॉल करते हैं तो उसके अंदर की वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है। और मेनली मेन मकसद क्या है कि क्या इसको दोबारा इसमें वैल्यू असाइन की जा सकती है। तो जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर इसे माई वेबसाइट मैंने दे रखा है। तो मैं देखता यहाँ लिखता हूँ यूर वेबसाइट। ठीक है। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यूर वेबसाइट, तो इस तरीके से ये एरर हमको देगा, जो हमारे ऑटोमेशन ने हमको यहाँ पर डिफाइन कर दी है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि अब आपको समझ आ कि किस तरीके से हम रिडिक्लेरेशन उसके अंदर नहीं कर सकते। मतलब कांस्टेंट मतलब जिसके अंदर एक ही बार वैल्यू को असाइन किया जा सकता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इसको वेरिएबल से हम कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि लेट मान लो हमारे पास है डॉलर नेम। ठीक है। इसमें जॉन नाम दिया हमने। ठीक। और मैंने जॉन को इको किया डॉलर नेम। ओके। आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, जॉन। रेफरेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम अपनी लाइन के लिए ब्रेक कर सकते हैं। मैं ब्रेक कर दिया यहाँ पर और मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं रिफ्रेश किया हूँ, आप देख रहे हैं मुझे वार्निंग दिख रही थी, उसके नीचे मेरा यहाँ पर जॉन नाम प्रिंट हो चुका है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं वार्निंग आने पर लाइन का कोड ब्रेक नहीं होता है, अगर एरर आती है तो आपको एरर और वार्निंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर एरर आ जाती है तो क्या होता है, कोई भी कोड नहीं काम करता है, पूरी फाइल को वो ब्लॉक कर देता है। क्लियर है। लेकिन अगर वार्निंग का नोटिस आता है तो उस केस में क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन को कंपाइल कर देता है। एरर आने में पेज में क्या होता है, आपका कोड या पूरी फाइल का कोड ब्लॉक होता है, कंपाइल नेक्स्ट लेवल पे जाता ही नहीं है, कुछ पे आउटपुट डिस्प्ले नहीं करता है। लेकिन वार्निंग और नोटिस के केस में वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। ठीक है। तो अभी हमारे पास में ये वार्निंग है, इसने बोला है कि नेक्स्ट लाइन पे वर्क नहीं करेगा, आप दोबारा उसमें वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। ठीक है। ये जॉन लिखा। ठीक है। और आउटपुट मुझे क्या मिला, जॉन मिला। बट मैं वेरिएबल के केस में क्या कर सकता हूँ, मैं दोबारा इसका यूज करूंगा। गया तो मैंने लिखा नेम डॉलर नेम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रवि। ओके। मार्क, मैंने हिंदी नाम दिया है कि जॉन और रवि या 12%। देखो प्रिंट नहीं हुआ और एरर भी नहीं है। प्रिंट करने के तो आपको पता क्यों मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, रवि। तो अब आप समझ लो क्या है कांस्टेंट, किस तरीके से कार्य करता है। कांस्टेंट वेरिएबल का यूज क्या है कि आप उसको दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकते। अब मान लो मैं इसको कुछ और कर दूं, इसमें एस लगा दिया और इसको मैंने यहाँ प्रिंट किया।
अब क्या हुआ, ये और ये इसमें डिफरेंस हो गया। अब देखिए, तो जोन भी चल गया। ठीक है, अब इसको हमें इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। इसको प्रिंट कैसे करेंगे, जैसे हम बाकी वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं, पर इसमें क्या है, इसके अंदर हमारे पास में डॉलर नहीं लगाना पड़ेगा। और ये एक बात, तो इसका फायदा क्या होता है, जैसे आप कोई डेटाबेस बनाओगे, तो डेटाबेस बनाने में क्या था कि आपका डिटेल डिटेल बंद नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप देखिए, आपका आ गया है यहाँ पर मुझे एक लाइन को प्रिंट करने के लिए तैयार लगा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे किस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है इतना, ये खुल आ चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास में क्या होता है, एक और तरीका होता है, एक चीज और होती है इसमें, कैच सेंसिटिव। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके पास में साइट नेम आपने कैपिटल में लिखा है, और आप उसी को इस तरीके से डिफाइन करके आपने यहाँ पर उसी को स्मॉल में लिखा, साइट, वेरिएबल का नाम साइट, अंदर इसको नेम। लिखने में कोई अंतर नहीं, बस क्या अंतर है, आप देख पा रहे हो कि ये कैपिटल में है और स्मॉल में है। अब आपके पास क्या है, कोई एरर आएगी, नहीं आएगी। मैं बिहार लगा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं बिहार लगाया, ये चल रहा है, तो आप समझ रहे हो केस सेंसिटिव के केस में ये अलग अलग काम करेगा। तो मीनिंग सेम होने से मतलब नहीं, वर्ड अलग अलग करने पर वो उस तरीके से काम। कांस्टेंट का ये तरीका आपको, वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब समझ आएगा कि कांस्टेंट किस तरह से काम करता है। एक बार और फिर से बताता हूँ कि कांस्टेंट में हम किसी भी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ये आपकी वेरिएबल है और ये आपका वैल्यू है। तो इस नेम में, इस वेरिएबल में आप दोबारा किसी एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद दोबारा इसमें नई वैल्यू उसको दोबारा से असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को एक तरीके से तो हम प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करके डिक्लेरेशन करते हैं इन पी। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड के थ्रू। तो जैसे कीवर्ड आप देख रहे हो, इसको इको, ठीक है, और इसको प्रिंट किया, तो ये देखिए, अभी आपको यहाँ पर ये आपका सेम काम करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या इसको मैं दोबारा वैल्यू असाइन कर सकता हूँ क्या। वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैंने इसको BMW लिखा। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, को यहाँ पर किया। क्लियर, फिर मुझे एरर देने लगा है, भैया ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको प्रिंट भी किया, देखते हैं चलता है। तो इसने मुझे एरर दे दी, अनएक्सपेक्ट। ठीक है, हम बोलो कि इसको फिर से डिक्लेयर करो। ठीक है, तो हम इसको फिर से इसका एक कीवर्ड लगाते हैं कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास सेम एरर है, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टेंट मेथड ऑलरेडी डिफाइंड। ठीक है, तो ये दोबारा इसमें हम वैल्यू असाइन नहीं कर, तो कौन सी वैल्यू इसने प्रिंट करी, और वो जो पहले ऊपर हमने दे रखी थी। ठीक है, कौन सी वैल्यू ये वाली, इसने ये वाली नहीं दी। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, वाले को हटा दूं या नाम चेंज कर दूं, तो ये उस तरीके से मेरा काम करेगा। अब उसने कौन सी ली, PNW, दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और एक और चीज, वही चीज जैसे कि कॉन्स्टेंट बनाने में जो हमने ऊपर देखा था कॉन्स्टेंट, और मैं इसको स्मॉल बना दूं। ठीक है, यहाँ पर माई कार पार्टी। ठीक है, इस केस में किस तरीके से काम करेगा, ये इस तरीके से। और हमें रेफरेंस देखने के लिए न्यू लाइन हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर किस तरीके से ये आगे आ चुका है। तो ये सेम इस तरीके से दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अब इसको अनदर साइड
इसका स्कोप लेवल पे इसमें डिफरेंस होता है। स्कोप लेवल मतलब इसको कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे की क्रिएट इनसाइड ट्रांसफर फ्लो स्कोप इनसाइड इनसाइड द स्टेटमेंट, इसको हम डायरेक्टली दूसरी जगह इस्तेमाल या इफ यूज स्टेटमेंट में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और दूसरा जो डिफाइन वाला है, इसका हम कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर किसी दूसरी फाइल के अंदर रिक्वायर करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको एक बार हम देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो पहले हम डिफाइन वाला देखते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल करते हैं। दोनों में डिफरेंस हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको मुझे कहाँ एक्सेस करके देखना है, फिश लगाया है मैंने, क्लियर है। और इसके अंदर मान लो मेरा ट्रू ऐसा मिलेगा, मैंने देख लिया कंडीशन ट्रू हो गई। तो मैं इसको इसके अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ या इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो क्या काम करेगा। तो ये देखते हैं कि आप ये क्या मिलेगा। ये इतना इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इसने मुझे आउटपुट दिया है, कौन सा आउटपुट दिया है ये। अब कहने का मतलब क्या है कि ये तो चल रहा है, एक्सेस तो कर सकते हैं। इसको देखते हैं, मेरी ऑडी आ गई है, BMW, ये हो रहा है, मतलब उसको एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन में देखते हैं एक्सेस करके, फंक्शन बनाया गेट टेक्स्ट नाम से, और उसके अंदर फंक्शन को क्लोज किया। फंक्शन में बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंस पता करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। ये एक्सेस हो रहा है, लाइन डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर लाइन लगा देते हैं। ये इतना आपको डिफरेंस वो बताता हूँ कि क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एक्सेस हो रहा है। अब मैं हम दूसरे वाले को एक्सेस करके देखते हैं दोनों में। तो हम डिफाइन वाले को देखते हैं, नेम वाले को, क्लियर है। तो मैंने इसको देखा, फंक्शन में भी देखा, तो दोनों मेरे पास चलना चाहिए, तो वह मेरे पास प्रिंट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं गया, मैंने लिख लिया, तो दोनों मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो दोनों इस तरीके से तो काम हुआ, बट अलाउनेस का है, इसमें इसके अंदर इसको बना नहीं सकता। जैसे इसको कॉपी किया, ठीक है, हम नया बनाते हैं, पहले इसको बना के देखते हैं। इसको हमने कमेंट किया, ठीक है। मैं बना रहा हूँ कॉन्स्टेंट में, नया बनाता हूँ कुछ यूजर नेम, इस तरह का बनाता हूँ। ये बदल देता हूँ यूजर नेम, ठीक है। तो मैंने एडमिन ले लिया, ओके। और इसको मैं इस तरीके से बना दिया। अभी क्या हो रहा है, अब देख रहे हो एरर, क्या एरर है समझते हैं। उसमें बोला है अनएक्सपेक्टेड कांस्टेंट सिंटेक्स। अब ये इस तरीके से बोल रहा है कि आप इसको इसमें नहीं दे सकते थे, लेकिन इसको मैं बाहर करूँ। तो यही ब्लॉक का, ब्लॉक के अंदर इसको हम बना नहीं सकते। बाहर बराबर काम कर रहा है, बट मैं उसको किसी ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता, समझ रहे हो। किसी भी ब्लॉक के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं, किसी फंक्शन के स्कोप के अंदर उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे यहाँ बनाया, तो उसको यहाँ डिक्लेरेशन नहीं कर सकता, आए समझ में। इसी तरह हम इसको फंक्शन में इस्तेमाल करके देखते हैं। फंक्शन में क्या है, इसको यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं, ओके। फंक्शन में क्या समस्या आती है, फंक्शन में भी सेम प्रॉब्लम है। तो मतलब इसको हम किसी स्कोप चीज के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्लियर है। अब हम दूसरे वाले को करके देखते हैं, क्लियर है। तो दूसरे वाला हमारे पास कौन सा है, हमारा इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट करते हैं, और हमारे पहले इफ स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं। स्टेटमेंट के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसके अंदर डाला, और मैं इसको इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड नेम, ओके। ये नाम पहले से ऊपर यहाँ पर ये इसके करने डालिए, ओके। अभी देखते हैं ये ठीक चल रहा है हमारा बस।
ओके, तो अब आपको समझ में आया कि क्या है दोनों के अंदर डिफरेंस। एक को हम किसी भी स्कोप या उसकी लिमिट के अंदर डिफाइन नहीं कर सकता, हमने इसको फंक्शन के अंदर डाला है बट यहाँ पर डिक्लेयर है, तो इसलिए क्या बोल रहा है कि इसको दोबारा मैं इस वाले को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये बराबर काम कर रहा है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ चुका होगा कि किस तरह का डिफरेंस है। ठीक है, ये कांस्टेंट में हम कांस्टेंट और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, ये समझ में आया स्कोप वाइज किस तरह से काम करता है। इस तरह से पीएचपी के अंदर कुछ कांस्टेंट प्रीडिफाइंड बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो प्रीडिफाइंड मतलब जो कि पीएचपी के लाइब्रेरी के अंदर पहले से बना के रखती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये क्या होता है वर्जन के हिसाब से आती है। जैसे पीएचपी का वर्जन चेक करना, तो इसको आप इस तरीके से ये डालेंगे, ये हमें क्या देगा, हम भी आर्टिक लगाते हैं इनको, ताकि ऊपर वाली चीज पता लगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट चीजें होती है इस तरीके से। अगर आप इस्तेमाल करते हो, आप करने को देखोगे आगे, तो ये आपका पीएचपी का वर्जन आ गया। ठीक है, मैं आपको स्ट्रिंग कॉन्करेंट के साथ ये दिखाता हूँ। ये अपना कॉन्करेंट ऑपरेटर होता है, जो हमने पिछली बार देखा था, उसमें हम लिखते हैं स्ट्रिंग कॉन्करेंट पीएचपी फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है ये कॉन्स्टेंट आ गया। ऐसे बहुत सारे प्रीडिफाइन होते हैं, जैसे कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक, मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट करके देखता हूँ कि किस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा फ्यूज पे इंस्टॉल है। ठीक है, कभी कभी पता लगाने की जरूरत पड़ती है कि किस वाले पे क्या चीज, किसको क्या लिंक देना है। होता ना डाउनलोड लिंक के लिए कि आप वेबसाइट, आप कोई साइट ओपन करते हो और उसके अंदर आपको डायरेक्टली बताता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फाइल सजेशन कर देता है कि आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो उस समय आपको कंडीशन लगाने में चेक करना है, तो बताता है कि मेरा विंडोज है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो ये सारे इसके प्रीडिफाइंड है कि जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे काम, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए पीएचपी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, स्टोरेज पावर, और हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वर्जन कौन सा है, और इंटीजर की साइज कितनी है, पीएचपी। और हम आके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से आप सारे ऑपरेटर्स की लिस्ट निकाल कर यहाँ पर डालकर उनको उस कांस्टेंट पे डिफाइन को आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चला चला के जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको उसके अंदर पता लगेगा। जैसे ये इससे भी हम, इस वाले से भी हम पता कर रहे हैं, इस वाले से भी हम वही चीज़ पता कर रहे हैं। ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए ये वाली चीज़ें PHP किस इंटरफेस के लिए है, तो अब मैं ये डाल के दिखाता हूँ। PHP के कॉन्स्टेंट के अंदर तो कोई अपाचे जो मेरा सर्वर है, वो मैंने कौन PHP मेरा किस सर्वर के हेल्प से रन हो रहा है, तो मेरा अपाचे 2 हैंडलर की सहायता से ये चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ये सब पता लगाने की अभी जरूरत पड़ेगी आपको जब आप डेवऑप्स करोगे या आपकी वेबसाइट को होस्ट करोगे या उसको ट्रैकिंग या कुछ भी, बहुत सारी कंडीशंस लगाने में इन कॉन्स्टेंट्स हमको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट। कुछ मैजिक कॉन्स्टेंट पे होते हैं, जैसे लाइन, फाइल। तो इन चीज़ों के आप देख सकते हो यहाँ पर। इसको हटाता हूँ कमेंट, तो किस तरीके से काम करता है। डायरेक्टरी जो पिछली बार हमने यूज़ करके देखा था, तो हम इसमें ब्रेक लगा के देखते हैं। देखो ये आपको यूज़ करके बात समझना है, याद करना और नहीं करना, ये तो प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कैसे इसने लिया। दूसरा हमारे पास में उसने मेरी फाइल डायरेक्टरी का पाथ आप देख पा रहे हो कि मेरी फाइल कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है,
दूसरा मेरे फोल्डर, ये मेरा फाइल का पाथ दे दिया उसने, ठीक है। उसने मेरा मेन डायरेक्टरी का पाथ दिया कि मेरा फोल्डर कहाँ रखा हुआ है, अपाचे जेम एक्सिटो के अंदर, ये जहाँ से मेरी फाइल खोल हो रही है। दूसरा मेरी फाइल कहाँ रखी है, तो ये सब चीज़ें तो हमको ज़रूरत पड़ती है। तो अब डायनामिक काम करते हैं, तो हम स्कोप इसका देखते हैं कि ये काम करता है क्या इसके अंदर, फंक्शन के अंदर। देखो ये इस तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। भी हमारे पास में एडिटर को पायलट बहुत चीज़ें एडवांस हो गई है, तो हम उनकी हेल्प सीरीज पे पता लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से मैजिक हमारे पास में प्रीडिफाइंड कॉन्स्ट और प्रीडिफाइंड कॉन्स्टेंट होते हैं, मैजिक कॉन्स्टेंट होते हैं। तो अब इनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये भी यहाँ पर हमको एरर दिया था, इस तरीके से फंक्शन उसमें एरर थी। तो कुछ भी चीज़ आपको पता लगेगी, कोई कॉन्सेप्ट किस तरीके से बना है, किस तरीके से डिक्लेयर है, तो वो आप उसको एक्सेस कहाँ, इसको वाइस कहाँ एक्सेस करोगे, कहाँ नहीं करोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके हम उसकी चीज़ों जो पहले से डिफाइन उसका पता लगा सकते हैं। मान लो नेम स्पेस कौन सी है मेरी, तो मैं पता लगाऊंगा। तो उसके लिए बी आर लिखा मैंने, यहाँ पर जाके मैंने इको किया, और मैंने यहाँ पर नेम स्पेस लगा के सेमीकोलन लगाया, ठीक है। तो देखते हैं नेम स्पेस, नेम स्पेस क्या होता है। तो नेम स्पेस हमारी ग्लोबल है, इसलिए कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। अब हम क्लास देखते हैं, क्लास क्या है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं, ये चीज़ों को हम इसलिए भी नहीं देख सकते हैं। बट वेरिएबल आप दूसरा तरीका है, आप क्या वेरिएबल डम करके भी देख लो, जो हम डिबगिंग का PHP का बेस्ट तरीका होता है। तो मैंने इसको डिबगिंग करके देखा कि उसमें क्या दिखाता है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। कुछ भी स्ट्रिंग जीरो दे रहा है तो उसका कोई आउटपुट नहीं है, उसमें कुछ जब असाइन करेंगे तो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिकल कर कर समझ सकते हैं, ओके। लाइन नंबर, आपको करंट लाइन नंबर आपको पता करना है। तो ये लाइन नंबर दे रहा है आपको कि आप कौन से लाइन नंबर पर आपका कोड चल रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप यहाँ पर मेरा कोड किस लाइन नंबर पे लिखा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इनको ट्रैक करने के लिए, पता करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ये बेनिफिट है। और अभी जैसे आप आगे WP और इसमें डेटाबेस क्रिएट करोगे, कैसे उन चीज़ों को फिक्स रखना है, जो वैल्यू हमको चेंजेबल नहीं करना है, उसके लिए हम कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसी काम में आता है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक। तो आपको नॉर्मल वेरिएबल या लोकल वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ आया होगा। और फिर देखने का धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, थैंक यू।